हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्यों होती है, भारत पर विदेशी आक्रमण क्यों होते हैं, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए क्यों आता है, और उसके बाद फिर सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, ये सभी भारत पर आक्रमण क्यों करते हैं। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, इसके बारे में जो बेसिक है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो कब से कब तक माना जाता है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 20 जून 712 से 23 जून 1757 तक माना जाता है। इसमें हमें पढ़ना क्या है? मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, इसमें हमें कुछ अध्याय पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत पर विदेशी आक्रमण। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है मुगल साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। और मराठा साम्राज्य में भी हम क्या पढ़ेंगे? छत्रपति काल और पेशवा काल, जो कि एग्जाम के में आने वाले क्वेश्चन है। और फिर पढ़ेंगे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बाद क्या पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे दक्षिण भारत के साम्राज्य। देखिए, दक्षिण भारत के जो साम्राज्य है उसमें एक तो आ जाता है कौन सा? विजयनगर। और दूसरा आ जाता है बहमनी साम्राज्य। दोस्तों, आप जानते हो कि विजयनगर जो है इसकी स्थापना की थी दो भाइयों ने, हरिहर और बक्का ने। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था भारत पर विदेशी आक्रमण, वही हम देख लेते हैं। देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण, तो भारत पर विदेशी आक्रमण, दो विदेशी आक्रमण हुए हैं। पहला है विदेशी आक्रमण जो कि किया था अरब मुस्लिम जाति का, और वे कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, और आक्रमण किया क्यों था उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हम देख लेते हैं दूसरा विदेशी आक्रमण। दूसरा विदेशी आक्रमण जो है वो था तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण। देखिए, पहला जो आक्रमण था वो था अरब मुस्लिम जाति का, और दूसरा है तुर्क मुस्लिम जाति का। इसका मतलब ये हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब प्रदेश के थे। और ये जो आते हैं तुर्क में कौन कौन आते हैं? सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी, और आते हैं मोहम्मद गोरी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण था उसको, उसमें दो वंश होते हैं, एक तो होता है यामिनी वंश और दूसरा होता है संसमनी वंश। यामिनी वंश में कौन आता है? सुबुक्तगीन, और फिर आता है सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनबी, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और सोमनाथ का जो मंदिर पर आक्रमण किया था वो इसका मुख्य आक्रमण माना जाता है। फिर संतमनी वंश में आता है कौन? मोहम्मद गोरी। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, मतलब कि अरब जाति का आक्रमण। देखिए, अरब जाति के आक्रमण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरब प्रदेश थे कहाँ पे। देखिए, ये हमारे भारत है, और भारत के उत्तर पश्चिम में, मतलब कि ये वाला जो एरिया होता है ये उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। कौन सी? उत्तर पश्चिम की ओर जाता है ये वाला एरिया। इधर क्या है? ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान का है आज के टाइम में, और ये अफगानिस्तान का है। और इसके इधर जैसे जैसे हम जाएंगे तो इधर हमें क्या मिलेंगे? अरब प्रदेश मिलेंगे, जिसमें आता है सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये देश आते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो ये वाला पाकिस्तान का एरिया है ये भारत के साथ ही था, मतलब कि इसको सिंध प्रांत बोला जाता था, ये वाला जो एरिया है। अब देखिए, जो अरब प्रदेश है, अरब प्रदेश के जो राजा होते थे उस टाइम पे उनको खलीफा बोला जाता था, खलीफा की उपाधि दी जाती थी। उस टाइम पे वहां के खलीफा थे वालिद प्रथम। कौन थे? वालिद प्रथम। और ये बात कर रहे हैं हम 20 जून 712 ईस्वी की। देखिए, अब जो ये खलीफा है जिनका नाम वालिद प्रथम है, ये क्या थे? अरब प्रदेश के राजा थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे सिंध प्रांत था। सिंध प्रांत के जो राजा थे वे थे राजा चाच। अब राजा चाच जो थे
इन्होंने एक वंश की स्थापना की थी यहाँ पे, जिसे बोला जाता था क्या, चच वंश। क्या बोला जाता था इसको, चच वंश। अब यहाँ पे जो ये राजा चाच हैं, इनके बेटा है कौन, दाहिर सैन। तो यहाँ पे दाहिर सैन का राज होता है जिस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे भारत पर आक्रमण करता है, सिंध प्रांत पर। देखिए, जो ये है खलीफा वालिद प्रथम, इनका व्यापार था किसके साथ, श्रीलंका के साथ। अब श्रीलंका के साथ उस टाइम पे क्या व्यापार हो सकता है, देखिए, इसका व्यापार था जैसे कि मनके हुए, शंख हुए, उनका इनका व्यापार था। और ये जो वालिद प्रथम है, ये क्या करते थे, यहाँ से मनके और महत्वपूर्ण जो समुद्र में पाए जाने वाले मनके होते हैं, और ये यहाँ से ले जाते थे और क्या बनाते थे, बहुमूल्य चीजें बना देते थे और उनको ऊंचे दाम पर बेच देते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि जो वालिद प्रथम है, इनके कुछ सेनापति जहाज लेके श्रीलंका गए और यहाँ से सामग्री लेके, जो व्यापार था इनका जिस चीज का, उसको लेके ये वापस जा रहे थे अरब प्रदेश। लेकिन समुद्र के रास्ते से, क्योंकि उस टाइम पे समुद्र के रास्ते से ही क्या होता था, व्यापार होता था। अब हुआ ये कि समुद्र में समुद्र के कुछ लुटेरे थे जिन्होंने क्या किया, इनके जहाजों को लूट लिया। अब इनके जहाजों को जब लूट लिया तो इस बात की खबर किसको ही, वालिद प्रथम को। और वालिद प्रथम ने, जो ये वालिद प्रथम है, इन्होंने क्या किया, जो ये सिंध के प्रांत थे, सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत के जो राजा थे जिनका नाम था दाहिर सैन, तो दाहिर सैन को इन्होंने एक पत्र लिखा वालिद प्रथम ने, और कहा कि आपके इलाके में हमारे जो व्यापारी जहाज थे उनको क्या हुआ है, लूट लिया है। या तो आप लुटेरों को हमें सौंप दीजिए, या फिर आप उसकी भरपाई कीजिए जितना हमारा नुकसान हुआ है। तो जो राजा दाहिर सैन थे, उन्होंने क्या किया, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद फिर वालिद प्रथम ने, हालांकि वालिद प्रथम ने इसको कहा क्यों था दाहिर सैन को, क्योंकि जब ये सिंध प्रांत से होके जाते थे, यहाँ से ये होके जाते थे, तो ये इसको क्या देते थे, दाहिर सैन को कर देते थे, मतलब कि चुंगी देते थे। जैसे कि आज के टाइम में हम अगर अपनी गाड़ी कहीं पे पार्किंग कर देते हैं, तो वहां पे हमें एक पर्ची कटवानी पड़ती है 10 या 20 रुपए की। तो वो जो करी तो है एक तरीके से, इसी तरीके से ये जो वालिद प्रथम है, इसके जो सेनापति थे, ये भी क्या देते थे, राजा दाहिर सैन को कर देते थे कि भाई तुम्हारे इलाके से हमारे जहाज होके जा रहे हैं, तो ये लीजिए, आप इसकी कर लीजिए, पर्ची दीजिए इसकी। तो इसके कारण तो जिम्मेदारी दाहिर सैन की बनती है कि भाई तुम्हारे इलाके में ऐसा हुआ है और हम तुम्हें कर दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, राजा दाहिर सैन ने इस बात को क्या किया, मना कर दिया। फिर होता क्या है कि जो वालिद प्रथम है, उन्होंने अपने एक योग्य सेनापति जिसका नाम है अल हजाज, चलिए उसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, क्या नाम है उनका, अल हजाज। ये रहा अल हजाज। अल हजाज को क्या किया, नियुक्त किया, अल हजाज को नियुक्त किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन अल हजाज की जगह उनके 17 वर्षीय दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण को क्या बोला जाता है, रावर का युद्ध या फिर अलोर का युद्ध, जो कि मैंने आपको बता दिया था, ये 20 जून 712 में हुआ था। चलिए, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जो रावर का युद्ध या अलोर का युद्ध होता है, मोहम्मद बिन कासिम के बीच में और राजा दाहिर सैन के बीच में ये युद्ध होता है, और मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीत जाता है। ये बातें तो मैंने आपको बता दी थी। फिर यहाँ पे जो ये युद्ध है, इस युद्ध के जो स्त्रोत होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं चचनामा ग्रंथ से। अब चचनामा ग्रंथ जिसने लिखा है, वो लिखा है अरबी भाषा में, लेकिन जिसने ये लिखा है उसका कोई नाम नहीं था। चलिए, अब चचनामा ग्रंथ जो है, इसका 3 भाषा में अनुवाद किया गया है। एक तो है अरबी भाषा, और दूसरी है फारसी भाषा, और तीसरी है अंग्रेजी भाषा। अरबी भाषा में इसका जो अ, अनुवाद है वो किया है अली अहमद ने, फारसी भाषा में अबू बकर कूफी ने, और अंग्रेजी भाषा में किया है दाऊद पोटा ने। चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम, तुर्क जाति का आक्रमण। देखिए, तुर्क जाति के आक्रमण में सबसे पहले जो आक्रमण किया है, वो किया है सुबुक्तगीन ने। किसने किया है, सुबुक्तगीन ने। और सुबुक्तगीन के बाद कौन आ जाता है, सुबुक्तगीन के बाद आ जाता है इसका पुत्र महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने 998 से 1030 ईस्वी के बीच में भारत पर आक्रमण किया है। और टोटल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है, 17 बार किया है। और
भारत पर 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनबी ने, ये बात कही थी हेनरी इलियट ने। और ये जो महमूद गजनबी है ये भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश करता है। इसने बुत किशन मतलब की मूर्तियों को तोड़ने वाला और दुनिया का पहला सुल्तान की उपाधि इसने ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा देश जो है वो सगुण परंपरा का देश था, लेकिन मूर्तियों को तोड़ने के बाद हमारा भारत देश निर्गुण परंपरा में आ गया, मतलब कि जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसमें कौन कौन आते हैं? कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, रैदास, रामदेव और तुकाराम। दोस्तों ये चल रहा है तुम्हारा रिवीजन, जिसके कारण मैं थोड़ा स्पीड से इसमें पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए महमूद गजनबी के दो सेनापति जो थे वे कौन थे? हिंदू थे। दो सेनापति कौन थे? हिंदू थे। एक का नाम था तिलक, दूसरे का नाम था सेबंद राय। ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और जो महमूद गजनबी है उसका जो मुख्य आक्रमण होता है वो कौन सा होता है? सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध। चलिए अब महमूद गजनबी के कुछ लेखक के बारे में देख लेते हैं। महमूद गजनबी के दरबारी लेखक, एक का नाम है क्या? उतबी, दूसरे का नाम है अलबरूनी, तीसरे का नाम है फिरदौसी और चौथे का नाम है बेहागी। संसबनी वंश की ओर चलते हैं। देखिए संसबनी वंश में हमें क्या देखना है? संसबनी वंश में हम इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जिसका नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और इसका छोटा भाई है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसका मूल नाम है मोहम्मद गोरी। अब इसे जहासोज भी कहा जाता है इस वंश को, मतलब कि संसार को जलाने वाला। तो जहासोज का मतलब क्या होता है? संसार को जलाने वाला। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मद गोरी के कुछ आक्रमण होते हैं। मोहम्मद गोरी जो है, चलिए उसके आक्रमण देख लेते हैं। इसका जो मुख्य अभियान है, इसका मुख्य अभियान माना जाता है आबू का युद्ध, जो कि हुआ था 1178 में। किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था, सबसे पहले हुआ था चालुक्य शासक। क्या है? चालुक्य शासक। तो चालुक्य शासक भीम द्वितीय, या हम बोल सकते हैं मूल राज द्वितीय, ये अल्पायु की अवस्था में था, जिसके कारण इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो कौन करती है? वो करती है राजमाता नायिका देवी। और दूसरी तरफ कौन होते हैं? तो दूसरी तरफ आ जाते हैं मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और मोहम्मद गोरी की ये पहली हार है भारत में, जो कि आपको याद रखना है। तो मोहम्मद गोरी की पहली हार जो है वो आबू के युद्ध में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और रिवीजन देख लेते हैं इसमें। और लास्ट जो है, अब हम तराइन का प्रथम युद्ध, आज के टाइम में तराइन जो है वो कहाँ पे है? हरियाणा में। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कहाँ है? हरियाणा में। और कब हुआ था? 1191 में। किस किस के बीच में हुआ था? चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में, जो कि अजमेर और दिल्ली के राजा थे, और मोहम्मद गोरी के बीच में। और मोहम्मद गोरी यहाँ भी क्या हो जाता है? हार जाता है। उसके बाद आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में। वो भी किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। और मोहम्मद गोरी यहाँ पे क्या हो जाता है? जीत जाता है। अब हम इसमें देखें, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि महमूद गोरी जो है, महमूद गोरी के चार मुख्य दास थे। कौन कौन से? एक का नाम तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। चलिए फिर देखते हैं नसीरुद्दीन कुबाचा। तीसरे पद है ताजुद्दीन यालदौज। चौथे पद है ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन खलजी। अब इन्हें कुछ इलाके मिलते हैं शासन करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है लाहौर प्लस दिल्ली, नासिरुद्दीन कुबाचा को मिलता है सिंध और मुल्तान, और ताजुद्दीन यालदाज को मिलता है गौर प्रदेश, जिसमें मोहम्मद गोरी का खुद शासन था, प्रशासन था। वही किसको मिल जाता है? ताजुद्दीन यालदौज को। और ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन खलजी को क्या मिलता है? बंगाल और बिहार। और आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो मोहम्मद गोरी है उसने क्या किया था कि मुस्लिम शासक थे जिसने शिव नंदी, त्रिशूल, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए। तो पहले ऐसे शासक थे, मुस्लिम शासक, जिसने शिव नंदी, त्रिशूल, लक्ष्मी माँ के सिक्के चलवाए थे। अब हम चल लेते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। लेकिन मोहम्मद गोरी की यहाँ पे मृत्यु कब हो जाती है? तो मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हो जाती है वो खोखर जनजाति के द्वारा मोहम्मद गोरी की मृत्यु कर दी जाती है।
चलिए अब हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। देखिए, दिल्ली सल्तनत की ओर चलने पे हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक हुए और कौन कौन किसने क्या स्थापना की, कौन कौन से इसमें राजवंश थे। तो हम मान के चलते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 24 जून 1206 से 21 अप्रैल 1526 तक, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, तब जाके क्या होता है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और वहां पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रमशः हम कौन कौन से राजा इसमें राजवंश करते हैं या शासक कौन कौन से आते हैं, और उसके साथ साथ हम इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है, और शॉर्ट ट्रिक्स का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस शॉर्ट ट्रिक्स को नाम दिया है गुड़ खा तू साहब। इसका जो पहला शब्द है गु, इसका मतलब क्या आता है, गुलाम वंश। और जो इसमें खा आता है उसका मतलब है खिलजी वंश। और जो इसमें तू आता है वो है तुगलक वंश। जो इसमें स है वो आता है सैयद वंश। और लास्ट में आ जाता है इसमें क्या, लोधी वंश। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ही देख लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पे जो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है उसका नाम है गुलाम वंश। और गुलाम वंश को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इलबरी वंश हो गया, और भाई दास वंश हो गया। इन सभी को बोला जाता है गुलाम वंश। अब इसका नाम गुलाम वंश रखा क्यों गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरे, और गुलाम वंश जो है वो माना जाता है 1206 से 1290 के बीच में। और इसकी स्थापना किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, और दूसरे नंबर पे आते हैं खलजी वंश। जो खलजी वंश है उसका टाइम पीरियड माना जाता है 1290 से 1320 के बीच में, और इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खलजी ने। तो खलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खलजी ने। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं तुगलक वंश के। तुगलक वंश की जो स्थापना मानी जाती है वो 1320 से 1414 के बीच में मानी जाती है, और इसके संस्थापक माने जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। चौथे पॉइंट पे हम आ जाते हैं सैयद वंश। और सैयद वंश की जो स्थापना की है वो किसने की है, खिज्र खां ने। और इसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक माना जाता है। फिर हम बात करते हैं लोधी वंश की। जो लोधी वंश है इसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, और ये माना जाता है 1451 से 1526 के बीच में ये माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बन जाते हैं कि इस राजवंश की स्थापना किसने की है, इसके संस्थापक कौन है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और खलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खलजी, तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां, और लोधी वंश के संस्थापक माने जाते हैं बहलोल लोधी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बनता है कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका रहा, कौन से राजवंश का रहा, और सबसे कम टाइम पीरियड कौन से राजवंश का रहा। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, सबसे कम जो शासन रहा है वो रहा है खलजी वंश का। किसका रहा है, खलजी वंश का। और सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है तुगलक वंश का। देखिए, अब खलजी वंश को आप कैसे याद रख सकते हो, खलजी से खिचड़ी याद रखो आप। देखिए, खलजी से क्या याद रखोगे आप, खिचड़ी याद रखोगे, फनी सा ट्रिक से। अब खिचड़ी क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी खाई जाती है। तो ये जो राजवंश है ये क्या हो जाता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है, कौन सा, खिलजी वंश। और इसमें याद रखना है तुगलक वंश जो है वो ज्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गुलाम वंश की। गुलाम वंश देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गुलाम वंश जो है इसके अलग अलग नाम हैं। देखिए इसके नाम क्या क्या है, गुलाम वंश, दास वंश, सेवक, और हबीबुल्ला ने इसे ममलूक वंश कहा है। ये भी आपको याद रखना है कि हबीबुल्ला ने इसे क्या कहा है, ममलूक वंश कहा है। और गुलाम वंश मैंने आपको बता दिया है कि गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, 1206 से लेकर 1290 के बीच में गुलाम वंश माना जाता है। अब गुलाम वंश जो है इसके संस्थापक मैंने आपको अभी बताया है कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, इसके संस्थापक है, किसके, गुलाम वंश के। चलिए, अब कुतुबी वंश में आता है, ये क्या आता है कुतुबी वंश में। इसमें 3 वंश हम पढ़ के चलते हैं गुलाम वंश में, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। देखिए कुतुबी वंश में, कुतुबी वंश जो होता है वो 1206 से 1210 के बीच में है। इसकी स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और खत्म कौन करता है इसको, आराम शाह करता है। बहुत ही कम समय के लिए आता है आराम शाह, क्योंकि ये आराम कर रहा होता है और ये आराम ही करता रह जाता है। बात करते हैं शमसी वंश की। शमसी वंश जो है वो 1210 से लेकर 1265 तक माना जाता है। और इसकी स्थापना कौन करता है, इल्तुतमिश। फिर राज कौन करता है, इल्तुतमिश की संतानें, जिसमें रजिया सुल्तान भी आती है। और सबसे लास्ट में आता है नासिरुद्दीन महमूद। अब बलबनी वंश है, बलबनी वंश माना जाता है 1265 से लेकर 1290 तक। इसमें आते हैं कौन, बलबन। चलिए अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो डिटेल में पढ़ना है, कुछ इसके उपनाम हैं। उपनाम कौन कौन से हैं, एक तो है कुरान खां, पीलू बख्श, लाख बख्श, हातिम द्वितीय और चंद्रमा का स्वामी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इन नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है, कुरान खां, पीलू बख्श, लाख बख्श, हातिम द्वितीय और चंद्रमा का स्वामी। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए जाना जाता है, कुरान बख्श के नाम से, कुरान खां के नाम से, क्योंकि ये इसको पूरी कुरान जो थी वो कंठस्थ याद थी। अब हम इसमें कुछ नोट पॉइंट याद करके रखना है, क्योंकि आगे के लिए ये काम आएगा। याद रखना है कि भारत की जो पहली मस्जिद थी वो चेरामन जमा मस्जिद थी, जो कि कहाँ पे है, त्रिशूल जिला केरल में। और कब हुई थी ये, 629 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें याद रखना है इसमें कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, तो वास्तविक संस्थापक यहाँ पे माना जाएगा इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जिसके कारण इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। फिर इन्होंने सुल्तान की जगह मलिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि ली। तो आपको सबसे पहले तो पॉइंट यही याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, उसने मलिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि ली थी। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं, कार्य कौन कौन से हैं इसके। तो इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किया था इसने, कब, 1993 में, जो कि 1993 में उसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है, किसा, कुतुब मीनार को। और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है। और 1993 में इसको किस सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, कौन सी मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। और उत्तर भारत की ये पहली मस्जिद थी। लेकिन ये भारत की पहली मस्जिद नहीं थी। तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी, चेरामनी मस्जिद, जो हमने इससे पहले पढ़ी है, जो कि कहाँ पे है, केरल में थी। लेकिन उत्तर भारत की जो पहली मस्जिद है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मानी जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान अजमेर में है, उसकी स्थापना भी किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। और यह पहले क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी, जो कि सरस्वती कंठाभरण नाम से थी। लेकिन इसके निर्माता कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन किंतु यह अब केवल एक मस्जिद है। और मेहरौली नगर बसाया, इन्होंने क्या बसाया, मेहरौली नगर बसाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम नोट करके पॉइंट याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी लेखक था, कौन था, हसन निजामी। और हसन निजामी का एक ग्रंथ है क्या, ताज उल मासिर। तो हसन निजामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ताज उल मासिर, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1210 में लाहौर
क्या 1210 में लाहौर में चौगान, मतलब कि चौगान पोलो खेलते हुए क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी कहाँ पे, लाहौर में, चौगान मतलब कि पोलो खेलते हुए। और दिल्ली सल्तनत की पहली जो राजधानी थी वो लाहौर थी, क्योंकि दिल्ली को तो राजधानी बनाया ही नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी, लाहौर थी। पॉइंट आपको याद रखना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। कौन सा था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह ने भी शासन किया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से 1210, मतलब कि 9 महीने ही चला। ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना पॉइंट अभी याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ के चलेंगे शमसी वंश। कौन सा पढ़ के चलेंगे दोस्तों, इस शमसी वंश को पढ़ के चलेंगे। और शमसी वंश की जो संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं, इल्तुतमिश माने जाते हैं। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ के चलेंगे, क्योंकि अगर मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा तो वीडियो की जो लेंथ होगी वो कुछ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपलोड करने में उसको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप कि दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रही होगी और आपको पढ़ने भी में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कंप्लीट मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पूरा पढ़ा के चलेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट जरूर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।